सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है लोगों का कि आई कांट टेल यू। महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखिए खवातीन, ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है। और चाइना जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बॉस है और चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट उसकी डूब भी चुकी है। कि हमारे हजारों मदरसे, इतने इंस्टीट्यूशन, हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। वो जितनी बाकी कंट्रीज हैं उनको हमारी समझ आ गई थी कि ये पैसा खा जाते हैं और वापस भी नहीं करते, काम भी नहीं करते, इनको यही मतलब आदत पड़ी हुई है, तो उन्होंने हमें फंड देने बंद कर दिए। वरना इमरान खान तो सऊदी अरब से जाके चावल तक ले आए थे। आपको याद होगा कि रमजान में गए थे और वहां से फितराने के चावल भी उठा लाए थे। तो एक गली में 10-10 मस्जिदें हैं, अजान मुख्तलिफ 10 अजानें होती हैं, एक दूसरे को रोजाना काफिर कहा जाता है, एक दूसरे को रोजाना ना मुस्लिम कहा जाता है। ये इस्लाम है और आप कंट्रीब्यूट कहते हैं दुनिया को करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया आरएसएस की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित है। पाकिस्तान में आज माइनॉरिटी पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। कभी हिंदू तो कभी सिख, आए दिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की जनता आटे की लाइनों में लगे आटे की तरह पिस रही है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज़ में चर्चा कर रही है कि जिस आरएसएस को पाकिस्तान पानी पी पी कर गालियाँ देता था, उसे बुरा भला कहता था, आज उससे इंडोनेशिया भी बात करने के लिए उतारू है और आरएसएस की आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस विषय पर और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तार साहब, यही बात मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करता चलूँ कि जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो एक उनका एक अदारा है नाहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ, जो कि जिसको पाकिस्तान की सरकार जो है वो एक सारी बात है, वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना के पेश करती है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी का क्या ख्याल है, लेकिन ये जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी किया था कि हमारे हजारों मदरसे, इतने इंस्टीट्यूशन, हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड टू कि दुनिया में क्या हो रहा है, सीखेंगे तो पता चलेगा। सो इस पे भी जरा काइंडली आप बताइए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि द पीस इन द वर्ल्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन द वॉर ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। समझ गए आप? तो वैसे तो लगता है कि वॉर ऑफ रिलीजन्स खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, ज़हनी तौर पे अभी भी इस किस्म की एक वहशत जो है वो पैदा की जा रही है। और ये आपकी खबर सुन के कि इंडोनेशिया की वो ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस का डायलॉग हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इसमें शायद कोई वो क्या कहते हैं यार, इंटरफेथ वो कहते हैं डायलॉग हो रहे इसमें। हैं। एक गली में 10-10 मस्जिदें हैं, अजान मुख्तलिफ 10 अजानें होती हैं, एक दूसरे को रोजाना काफिर कहा जाता है, एक दूसरे को रोजाना ना मुस्लिम कहा जाता है। ये इस्लाम है और आप कंट्रीब्यूट कहते हैं दुनिया को करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं इंडोनेशिया के बारे में। मैं अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले उम्रा करके आया। इंडोनेशियन वहां आते हैं, जौक दर जौक आते हैं। वहां पे कानून, उन्होंने उनका उनका कल्चर का हिस्सा है कि शादी से पहले बच्चा बच्ची जाके उम्रा करके आते हैं। आप जब 80 साल का बाबा हो जाता है, जब वो करप्शन या कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता, इतने दादे पोते धक्का मार के उनके निकाह हाजिर करें, तो वो जलील हो रहा होता है वहां। ना उसको पता है फोन सेल फोन इस्तेमाल करने, ना उसको पता है किस तरह हाजिर करना है, ना उसको पता, ना उसको जबान आती है, वो तो खज्जर जलील हो रहे होते हैं। ये फर्क है। आप सारी जिंदगी करप्शन करते हैं, सारी जिंदगी करप्शन करते हैं, जब रिटायर होते हैं मस्जिद में जाके उनकी कमेटी के सदर बन जाते हैं। तो बना हो गया, तेरे दादे पोते भी तेरी गल नहीं सुन रहे, तू ढेलेदार नहीं रहा, तू ना जमीन ते ना आसमान ते, तू मर गए हैं। हुण उसमें तो मसले शुरू कर देते, नहीं जी नहीं, बीबी नूं इंज चलना चाहिए, मुंडे नूं इंज करना चाहिए। सारी उम्र तू वन नहीं पाई दफ्तर च बैठ, तू दुनिया का बदतरीन इंसान से, जिस टाइम तू रिटायर हो गया, हैंडीकैप हो गया, खत्म हो गया, तू अब मरने वाला है, तू मस्जिद की कमेटी का चेयरमैन बन गया। दिस इज व्हाट डेफिनेशन। सही कह रहे हैं अपना तार आज साहब। दी ये तार साहब ने बात बड़ी खूबसूरत की है कि वो इंडोनेशिया की जिन्होंने मिसाल दी
साडा हाँ। बाबा मानते तो उस बाबे नु धक्का मार देंदे ने ना उसको समझ आती है मैंने सज्जे जाना मैंने कब्बे जाना अरे देखें वीरो, इस दफा देखें चीमा साहब उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस दफा ऐप बना दी है कि आपने ऐप लेके उमरा करना है। हुन ऐप उनको तो बाबे को भी पता 80 साल दा हन्ना है। ਉਹ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ में ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ के ऐप ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਮਰਾ करना है मैं लेकिन ये कि बस ये इस्लाम है ये आपका कारोबार है भाई यू आर अ बिजनेस पीपल ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ੈ हां ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ पाकिस्तान को तबाह करना बांग्लादेश को तबाह करना हम पंजाबियों ने किया मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात मैं भी वी आर करता हूँ। वी आर नॉट फाइटर्स मैं भी करता हूँ। we are self centered people selfish and self centered people ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਫਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾਦ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੱਪੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ और ਉਹ ਮਾਲਾ लेकिन एक और गाली सिर्फ $7 बिलियन ही तो मांगे जा रहे हैं। $7 बिलियन क्या चाइना के लिए इतनी बड़ी चीज है कि वो दे नहीं सकता? दे सकता है यार। $19 बिलियन की इकोनॉमी है। चाइना से दोस्ती में कुछ दरारें दिख रही हैं क्या आपको? नहीं, दरारें नहीं दिख रही, लेकिन चाइना ऑलरेडी बहुत फंड्स दे चुका है पाकिस्तान को। और चाइना जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बॉस है और चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट उसकी डूब भी चुकी है। तो इसलिए अब अगर वो मजीद कहा जा रहा है CPEC का फेज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए फंड्स देंगे, तो वो दे देंगे कि ठीक है फेज 2 अगर हमने थोड़ा बहुत बना दिया और पैसे ना खा गए तो फिर वो फंड पाकिस्तान को चाइना ने दिया है और आगे भी दे देगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो ऐसा कोई नहीं करता रोहित जी। सब लोग बिजनेस करने बैठे हैं और हमारे जो हालात हैं कि हम तो सालों से मांगते आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि IMF जो चाइना है वो किसी भी तरह से मजीद कोई पैसे पाकिस्तान को देगा। कहने में क्या जाता है, मतलब कहने में तो वो जैद हामिद साहब नहीं कहते कि हम तो दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लगा देते। ये कि इमरान खान को किसी ने ये बता दिया था या सिखा दिया था कि आप 10 साल के लिए आए, और उसके बाद जब जाहिर है उनसे कुछ डिलीवर नहीं हुआ, ना इकोनॉमी चली, ना फॉरेन पॉलिसी चली, तो जो लोग लाए थे उनके पास भी फंड नहीं आया। उनका ख्याल था कि क्योंकि मांगने में बहुत माहिर है ना, इमरान खान हॉस्पिटल मांग के बना लिया, यूनिवर्सिटी बना दी, कुछ और मांग लिया, तो उनका ख्याल था कि शायद ये मांगने जाएंगे और बहुत कुछ मांग के दुनिया से ले आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान के आने तक जो है वो जितनी बाकी कंट्रीज हैं उनको हमारी समझ आ गई थी कि ये पैसा खा जाते हैं और वापस भी नहीं करते, काम भी नहीं करते, इनको यही मतलब आदत पड़ी हुई है, तो उन्होंने हमें फंड देने बंद कर दिए। वरना इमरान खान तो सऊदी अरब से जाके चावल तक ले आए थे, आपको याद होगा कि रमजान में गए थे और वहां से फितराने के चावल भी उठा लाए थे। तो खान साहब का अपना टैलेंट है, लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग भी जो है मांग मांग के वो भी ले आते हैं, लेकिन खान साहब वाला टैलेंट बहरहाल उनमें नहीं है शायद। तो हो सकता है इस वजह से भी इनके आपस के जो क्लैश है वो सामने नजर आ रहे हैं। वो भी तो याद है जब खान साहब गए थे अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने अपना प्लेन वापस में बुला लिया था, खान साहब वहां से शायद रिक्शा पकड़ के लौटे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और वो जाते हुए जहाज में क्योंकि जगह नहीं थी तो वो कारपेट ले जाएंगे, जगह नहीं थी तो वो बाथरूम रग ले गए थे, और वो बाथरूम रग आपने देखा था कि वो बिछाया गया था, आपके टीवी चैनल ने तो बहुत उछाला था। लेकिन इमरान खान की सादगी की किसी ने तारीफ नहीं की। ये तो नहीं है ना कि आपके प्राइम मिनिस्टर की तरह खर्चा करें, यहाँ से वहां तक रेड कारपेट बिछा दें और फिर वो अंदर जाएं। खान साहब ने बाथरूम रग रखा था, उसके बाद वो उतर गए थे जहाज पे से, जो वापस बुला लिया ये मोहम्मद बिन सलमान ने। और इसके बाद खान साहब जो है वो बस्ती मेरे ख्याल है जिसमें बैठकर वो गए थे व्हाइट हाउस तक, वो भी हमने पिक्चर देखी थी ना, बस में थे ना। तो उन्होंने वो फजूल की खर्चियां असल में नहीं करते, सादा तबीयत का बंदा है। आप लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, बहुत सारी तबीयत है खान साहब की। खान साहब की